सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें कभी सोने नहीं देते। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइनें किसने कही थी? ये कही थी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ज़िंदगी के बारे में और कैसे उन्होंने ज़मीन से ऊंचाइयों तक के सफ़र को तय किया। APJ अब्दुल कलाम जी, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास के रामेश्वरम इलाके में हुआ था, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। और इनका पूरा नाम जन्म के वक्त अबुल बकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। और बहुत से लोगों को इनका पूरा नाम पता नहीं है, तो मैं एक और बार बोल देता हूँ, अबुल बकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और इनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन मारकयर था, जो कि एक नाव चलाते थे और अपने इलाके के मस्जिद में इमाम भी थे। और इनकी माँ का नाम आशिया अम्मा था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। और वो अपने परिवार में 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। और सबसे छोटे थे इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार भी किया जाता था। पर जब वो पैदा हुए थे तो उनकी फैमिली की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा से गरीबी से गुजरते थे। उनको अक्सर खाने की तंगी पड़ जाती थी। और ऐसे जब गरीबी में आदमी होता है तो आप सोच ही सकते हैं कि पढ़ाई कैसे करता होगा। फिर भी APJ अब्दुल कलाम कभी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं रहे थे। फिर भी स्कूल में हमेशा से ही उनके टीचर्स कहते थे कि अगर ये मेहनत करें तो ये आगे चल के और अच्छा कर सकते हैं। और यही बात सुनकर उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पे कई घंटे बिताए और उसे परफेक्ट किया। तो दोस्तों, क्योंकि परिवार की हालत इतनी ख़राब थी और परिवार इनकी पढ़ाई में कुछ मदद नहीं कर सकता था, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। और ये ट्रेन में पेपर बांटने का काम करते थे और उस काम से इनकी इतनी कमाई हो जाती थी कि इनकी पढ़ाई बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार चल पाए। तो दोस्तों, कोई भी अगर आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बन जाता है या बहुत फेमस हो जाता है तो हमें उसकी सफलता देखकर और सारी खुशियाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग उससे जलते भी हैं। पर बहुत से लोग उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। इन्होंने, आप देख ही सकते हैं कितनी छोटी, लगभग 10 साल की उम्र से इतनी मेहनत की। सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने काम किया जिससे इन्हें पैसे जुटा सके। तो इन्होंने जिस तरह की मेहनत की, इसी से हमें पता चलता है कि इन्हें आगे चल के सफल इंसान बनना ही था। और इन्होंने अपनी 10th क्लास शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथापुरम से पूरी की थी, जो कि एक छोटा स्कूल था। पर 10th के बाद इनके इलाके में और कोई स्कूल नहीं था, तो इन्हें तिरुचिपल्ली जाना पड़ा। और इन्होंने मुश्किल से 16-17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और वहाँ तिरुचिपल्ली जाकर पढ़ाई करने लगे। फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर बहुत ही हाई ग्रेड्स के साथ क्लास 12th पास की और उस समय के बेस्ट कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि तिरुचिपल्ली में ही था और उस समय बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। फिर उन्होंने वहाँ से अपनी फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की, जो कि 1954 में था। उसके बाद वो मद्रास शिफ्ट हो गए, मद्रास के मेन इलाके, मतलब उस समय तो चेन्नई था वहाँ पर। फिर चेन्नई यानी मद्रास शिफ्ट होने के बाद उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में एडमिशन लिया। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ उनके इंडिया के मिसाइल मैन बनने का सफ़र। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम जी को हमेशा से ही एक फाइटर पायलट बनने की इच्छा थी और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी इसीलिए की थी। तो हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक फाइटर पायलट बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने हर बार इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्राई किया और एक बार वो उस लिस्ट में 9वें नंबर पर आए थे। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि उस समय सिर्फ 8 लोगों को लिया जा रहा था, तो वो सिर्फ 1 नंबर से चूक गए। और सोचिए, उस समय अगर वो एयरफोर्स में शामिल हो गए होते तो इंडिया इतने बड़े साइंटिस्ट को खो देता। यही होती है दोस्तों किस्मत का खेल। तो क्योंकि उन्हें IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने 1960 में MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को ज्वाइन कर लिया, जो कि उस समय ज्वाइन करना बहुत ही बड़ी बात थी। क्योंकि 1960 में अगर आपको ऐसी कोई जॉब मिल जाए तो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती थी। और उन्होंने DRDO में रहते हुए बहुत सारे इन्वेंशंस किए, जिसमें से मेन इन्वेंशन था छोटे हवरक्राफ्ट का डिज़ाइन, जो कि उस समय बहुत ही फेमस हुआ था और इन्हें उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिले। पर एक कहीं ना कहीं उस जॉब से उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हमेशा से देश के लिए कुछ करना चाहते थे और DRDO में उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उस समय जो विक्रम साराभाई ने इसरो शुरू किया था, 1969 में इसरो शुरू किया था, उस समय उसका नाम इनकोस्पार्क था। तो जब उन्होंने उसे शुरू किया तो इन्होंने उसे भी ज्वाइन कर लिया। और इसरो ज्वाइन करने के बाद क्योंकि उनके पास इतनी सारी डिग्रीज थी
और वो बहुत ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट थे, तो उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV-3 जो उस समय इंडिया के इसरो का पहला प्रोजेक्ट था, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया और उन रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तरीका ढूंढने का इंचार्ज बना दिया गया। और इसी काम के चलते उन्होंने दुनिया के सारे बड़े बड़े जितने भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स थे वहाँ पे विजिट किया और इसी विजिट्स के मदद से उन्होंने SLV-3 का डिज़ाइन बनाना शुरू किया, जो कि बहुत ही सफल हुआ। और जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट, जो कि उस समय इंडिया की पहली सैटेलाइट थी, उसे अर्थ के नियर ऑर्बिट में प्लांट कर दिया गया, जो कि उस समय बहुत ही बड़ी बात मानी गई थी, क्योंकि ना इंडिया को उस समय ना कोई एक्सपीरियंस था। और इसी उपलब्धि के चलते इन्हें 1981 में पद्म विभूषण के साथ सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पर दोस्तों इसी बीच में 1980 से पहले इन्हें इंदिरा गांधी की तरफ से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दिया गया था, जो कि इंडिया के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का प्रोजेक्ट था। और इसी प्रोजेक्ट के वजह से ये इंडिया के मिसाइल मैन बने थे। तो ये हुआ ऐसे था कि जब 1974 यानी कि 1974 में इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उन्हें इंडिया के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की खोज थी। और क्योंकि तब तक APJ अब्दुल कलाम जी का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, तो उन्होंने इन्हें ये प्रोजेक्ट सौंपा। पर उनकी उस समय कैबिनेट क्योंकि उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो उन्हें ये ऑफिशियली रद्द करना पड़ा। पर क्योंकि वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके पास पावर थी कि वो अपनी तरफ से कुछ सीक्रेट फंड इन्हें दे सकती हैं, तो उन्होंने इन्हें सीक्रेट फंड दिया। और इसी सीक्रेट फंड के चलते इन्होंने इंडिया के लिए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी डिज़ाइन की, और वो आज भी इंडिया की सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। पर क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो ये उपलब्धि हमेशा छुपी रही। और 1982 और 1983 के बीच में उस समय के रक्षा मंत्री, जो कि R वेंकटरमन थे, उन्होंने इन्हें कैबिनेट के मर्जी से 388 करोड़ रुपए का एक बजट का प्रोजेक्ट दिया, जिससे इन्होंने अग्नि और पृथ्वी दोनों को ऑफिशियली डिज़ाइन किया और इन्हें प्रोडक्शन के तौर पे शुरू किया गया। और इंडिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट था। और इसी काम की वजह से वो सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं रहे, वो बन गए इंडिया के मिसाइल मैन। और फिर अगले 10 साल नॉर्मली गुजरे और फिर जुलाई 1992 में ये प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। और इसी के चलते पोखरण में 1998 में इन्होंने और R चिदम्बरम ने मिलकर वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराए। और भले ही उसे किसी और ने कंडक्ट किया हो, पर मेन काम इन्हीं का था, भले ही पॉलिटिकल काम हो या फिर किसी तरह से टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करने का काम, तो सारे काम इन्हीं दोनों ने मिलकर किए। और इन्हीं टेस्ट की वजह से जिन अब्दुल कलाम को सिर्फ साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन जानते थे, उन्हें पूरा देश जानने लगा और वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बन गए। और इन्हीं उपलब्धियों के चलते इन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट को भारत रत्न मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और अपनी इन्हीं उपलब्धियों के चलते इन्हें साल 2002 में कांग्रेस ने अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया और ये उस इलेक्शन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही भारी बहुमत से जीत गए और बिना किसी प्रॉब्लम के ही इन्होंने राष्ट्रपति का पद हासिल किया। और 25 जुलाई 2002 को इन्होंने एज अ राष्ट्रपति शपथ ली और 25 जुलाई 2007 को ही ये राष्ट्रपति के पद से उतर गए। पर उसी बीच में इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए और इसी बीच में ये दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए और इन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम से कहा जाता था। और इन्हें कोई इनके नाम से नहीं कहता था, कहीं भी जाते थे तो इन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम से कहा जाता था। और ये इंडिया के आज तक के सबसे पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी हैं, जिन्होंने PhD करके भी राष्ट्रपति का पद हासिल किया हो। और एक और बात, इंडिया के तीसरे ही राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद हासिल करने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। इनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को ये मिला था और उसके बाद इन्हीं को मिला था। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर की ऑनररी स्टेटस मिला और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी। सोचिए उस समय इतनी ज़्यादा उम्र में, लगभग 80 साल की उम्र में वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते भी थे, सिर्फ ऐसे ही वहाँ के ऑनररी प्रोफेसर नहीं बने थे ये। और मई 2012 में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट था, जो कि इंडिया के यूथ यानी कि युवा को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। और उसका मेन मोटिव इंडिया से करप्शन को हटाना था, क्योंकि उन्होंने अपनी राष्ट्रपति टेन्योर में बहुत ज़्यादा करप्शन देखा था। तो इसी को हटाने के लिए वो हर जगह ट्रैवल करते थे और सारे युवाओं को एक सभा में संबोधित करते थे। और उस समय बहुत से लोग इन्हें दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट के नाम से जानते थे। और मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी इंडिया में कोई ऐसा होगा जो APJ अब्दुल कलाम को नहीं जानता होगा। तो ये सही ही है, उस समय वो इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे। पर दोस्तों, एक आदमी की उपलब्धियां और अचीवमेंट जितनी बड़ी हों, एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में हमेशा आती है, जो कि है मृत्यु। और क्योंकि APJ अब्दुल कलाम एक ऑनररी प्रोफेसर थे, पर वो सिर्फ ऑनररी नहीं थे, वो अक्सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते थे और वहाँ पर लेक्चर्स देते थे। और जब 27 जुलाई 2015 को वो IIM शिलोंग में एक लेक्चर देने के लिए गए, जो कि अर्थ की हेल्थ से रिलेटेड था, और उन्हें शाम को 6:35 पे, जब उन्हें लेक्चर देते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, तभी
तभी उन्हें एक हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत ही वहाँ के ऑफिशियल्स हॉस्पिटल ले गए और उन्हें आईसीयू में रखा गया। पर डॉक्टरों के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी शाम 7:45 को उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति जितना भी फेमस है या फिर उसने जितने ही बड़े बड़े काम किए हैं, एक ज़िंदगी का अटल सत्य है जो हमेशा होना ही है, जो कि है मृत्यु। और इनकी मृत्यु से भारत ने बहुत कुछ खोया। जिस साइंटिस्ट ने इंडिया को इतने बड़े मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था, इंडिया को आखिरकार उसे खोना ही पड़ा और उन्हें आखिरकार 30 जुलाई 2015 को रामेश्वरम में दफनाया गया, जो कि उनका पैतृक गांव था। और उनके अंतिम संस्कार में 3.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा आए थे, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो दोस्तों अगर हम उनके अवार्ड या फिर किसी ऑनर के बारे में बात करने लगेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि उन्हें इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे। तो इसीलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हम उनके लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, वो कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे। उनकी खूबियाँ करती रहेंगी पथ प्रदर्शन मेरा, वो मेरी मातृभूमि की ढाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे। तेरे होने का शिकवा तुझसे कैसे लिखूं ए कलाम, आज मैं भी गमगीन हूँ, मेरी कलम भी गमगीन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहाँ हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।